नमस्कार, कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और आज हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में बिहार के सह प्रभारी, झारखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, जिनकी राजनीतिक यात्रा हमेशा ही चर्चित रही है। ऐसे में आज हम उनसे जानेंगे झारखंड के राजनीतिक और यहाँ के वर्तमान हालात के बारे में, युवाओं को लेकर किस तरह से बीजेपी आगे काम कर रही है, संगठन के नेतृत्व को लेकर और आगामी चुनाव को लेकर अब बीजेपी की क्या रणनीति होने वाली है। इन तमाम अलग अलग मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। धन्यवाद आपका। और देखिए, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि नाम आपका दीपक प्रकाश है, कहां कहां प्रकाश आपने डाला। इस बार की अगर मैं 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की बात करूं तो बम्पर जीत हुई है 3 राज्यों में बीजेपी की, और ये ऐतिहासिक जीत रही, खासकर पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो। देखिए, जो भी मेरे जीवन में प्रकाश है वो पार्टी का सबसे बड़ा योगदान है जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक के नाते जो मैंने जीवन में सीखा है उसी को उतारने का मैंने काम किया है। जहाँ तक आपने चुनावी चर्चा की, बंगाल की, असम की, ये सच है, बंगाल पूरी तरह से परेशान था। बंगाल की जो सरकार थी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की, वह पूरी तरह से बंगाल में अराजकता ला करके नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो कर ही रही थी, साथ में महिलाओं के सुरक्षा के सवाल भी खड़े कर रहे थे। वहाँ महिलाएं असुरक्षित थी, नौजवान असुरक्षित था, व्यापार ठप था, वहाँ पर कैपिटा इनकम जीडीपी का रेट सबसे खराब था। केंद्र सरकार की कई योजनाएं जिससे गरीब गुरबा को लाभ मिलता तो उसको रोक दिया गया था, और हर दिन वहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को समर्थन और संरक्षण देकर के वहाँ पर कानून व्यवस्था को चौपट ही नहीं किया जा रहा था। हर सनातनी को खतरे में डालने का काम ममता बनर्जी कर रही थी। इसलिए वहाँ से पूरे व्यापार और आर्थिक स्थिति, आर्थिक संकट भी थे वहाँ पर। इसलिए वहाँ पर जनता की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी बनी। हमारे लगातार 2000 कई वर्षों के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पार्टी के हमारे अधिष्ठान के जनसंघ के अध्यक्ष थे, वो बंगाल उनकी कर्मभूमि और जन्मभूमि थी। सच में तब से लगातार हम वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। बंगाल के बंटवारे के सवाल पर, बंगाल में जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति के तहत देश की आज़ादी के समय नुआखोली की घटनाओं को हम समझ नहीं करते, वहाँ हिंदू किस प्रकार से असुरक्षित थे, ये सारे विषय को लेकर के जनसंघ ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। भारतीय जनता पार्टी भी उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया। और हाल के दिनों में अगर 2014 से लेकर अब तक की बात की जाए तो 354 हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। उन सब की बलिदानी तपस्या आज काम आई। जनता वहाँ पर बदलाव चाहती थी, परिवर्तन चाहती थी, और राज्य का भविष्य भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पर सरकार बनाने का संकल्प ली थी। इसलिए वहाँ की जनता, कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का बहुत बड़ा योगदान है। सबको वहाँ की जनता आज आभार व्यक्त कर रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, और कई वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें वो दिखा है कि लोग कितने खुश हैं। खासकर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, देखिए वर्तमान में चूंकि आप बिहार के सह प्रभारी हैं और जिस तरह से बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई, 202 सीटों पर बीजेपी ने फतेह हासिल किया, लेकिन अब चूंकि सत्ता का हस्तांतरण हो चुका है, अब बीजेपी वहां मुख्यमंत्री के रूप में है और ये पहली बार हुआ है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार है। हम सब मिलकर के बिहार को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार बढ़ता हुआ बिहार, बदलता हुआ बिहार, आगे बढ़ता हुआ बिहार, डबल इंजन की सरकार। और सच में कहा जाए तो वो बिहार नहीं जो लालू यादव के कालखंड में था।
वो बिहार नहीं जब वहाँ से पलायन होता था, वो बिहार नहीं जब कानून व्यवस्था चौपट थी लालू यादव के समय में, अब वो बिहार नहीं, क्योंकि हर बिहारियों के मन में गर्व है कि हम बिहारवासी। ये काम अगर किसी ने किया तो नीतीश कुमार जी ने किया, एनडीए की सरकार ने किया, और वर्तमान में सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं। कोई चुनौती है क्या सामने? क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने निरंतर बिहार की जनता के लिए वे समर्पित नजर आए, उस लकीर को अब आगे लेकर जाना। देखिए, चुनौतियां को अवसर में बदलने का काम वहां के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और एनडीए के एक एक कार्यकर्ता लगातार करेंगे। चुनौतियां तो आती ही है, हर दिन हर व्यक्ति के सामने चुनौती आती है, संकट आता है, समस्या आती है, लेकिन समाधान निकालने वाला व्यक्तित्व और पार्टी होता है, वही सफल होता है। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जितनी गठबंधन दल है, आज बढ़ता हुआ बिहार, और बिहार वो बिहार नहीं जिसके लिए जाना जाता था पहले किसी कालखंड में। वहाँ पर शिक्षाविदों के संदर्भ में, व्यापार के संदर्भ में, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ की कांग्रेस की सरकार और लालू यादव की सरकार ने बिहार को माहौल बनाया था, और जिस प्रकार से पलायन का दंश झेल रहा था बिहार, वो नीतीश कुमार जी उस रास्ते को ठीक करने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम किया, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ऐसे कई चीज़ों को बिहार अब बेहतर है, कई राज्यों से बेहतर है। इसलिए और बिहार बढ़े और तेजी से बढ़े, डबल इंजन की सरकार का लाभ वहाँ मिले, इसलिए सम्राट चौधरी जी हर क्षण हर पल वहाँ काम कर रहे हैं। आपकी अगर मैं बात करूं तो आपने बूथ लेवल पर उतरकर आपने काम किया है, कितना कठिन हो जाता है बूथ स्तर पर आकर काम करना? देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूं कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे बिहार में काम करने का अवसर दिया। वहां पर मंडलों में जाकर के बूथ के कार्यकर्ताओं से संपर्क, संवाद, बैठक और प्रवास करने का मैंने काम किया। लेकिन हर कार्यकर्ताओं के दिल में उमंग था, नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था थी। अब बिहार सरकार के जो काम किए हुए काम थे, वह नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए एक माइलस्टोन था, और इसलिए और हम बेहतर कैसे करें और कैसे बिहार के विरोधियों को परास्त करें, ये ललक और आकांक्षा वहाँ के हर लोगों के। जिस तरह से तेजस्वी यादव वहाँ पर यात्रा कर रहे थे, कांग्रेस के युवराज यात्रा कर रहे थे, लेकिन पूरा समूह उनके साथ जो घूम रहा था, उसमें बिहार कहीं नजर नहीं आता था, बिहारियों के भविष्य नजर नहीं आ रहे थे, वहाँ पर परिवारवाद के बदबू आ रहे थे। इसलिए वहाँ की जनता ने परिवारवाद के खिलाफ भी वोट देने का काम किया। कि सबको ही जानता है कि लालू यादव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, राहुल गांधी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और बनाम जनता का सवाल खड़ा होता है तो जनता के साथ भाजपा नजर आती है। लेकिन अब तो परिवारवाद का जो वो कलंक है वो नीतीश कुमार पर भी लगा रहा है विपक्ष। देखिए, सच है कि वो अपने, जब तक वो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी ने, तब तक अपने बेटे के भविष्य के बारे में कभी उन्होंने सोचा नहीं। कभी प्रशासनिक या राजनीतिक हस्तक्षेप उनके परिवार के, उनके बेटे के लोगों ने कभी नहीं किया। इसलिए अब वो निशांत वहाँ काम कर रहे हैं, सीखने के लिए कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, ये उन पर निर्भर करता है। एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई वीडियोस आप देखते होंगे जहां भारत का जो मैप है उसमें हर जगह आपको भगवा भगवा नजर आता होगा, और अभी जिस तरह से 3 राज्यों में जीत हुई है उसके बाद तो ये और भी ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया है। झारखंड में बात करूं तो यहाँ सिर्फ ऐसा है कि वो ग्रीन कलर दिखता है, ये कब भगवामय होगा? देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों का भविष्य अच्छा हो, बेहतर हो, विकसित हो, और विकसित भारत में सबसे ज्यादा योगदान पूर्वोत्तर राज्यों का हो, ये प्रधानमंत्री जी की इच्छा ही नहीं, प्रतिबद्धता है। दुर्भाग्य से हम सब जगह जीते, असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सभी स्थानों पर भगवा है, बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। लेकिन दुर्भाग्य से झारखंड, जो किसी समय में हमारी सबसे अच्छी यहाँ पर एक जमात थी हमारे समर्थन में, वो हम कहीं ना कहीं इससे चूके हैं। भविष्य में बेहतर करेंगे, इसके लिए हम लोग कार्य योजना बना करके जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं।
बिल्कुल, और झारखंड के मुद्दे पर हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, और बातचीत का इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। झारखंड की अगर मैं बात करूं तो यहां की राजनीति के लिहाज से सबसे बड़ी चुनौती क्या है वर्तमान में? देखिए, झारखंड संभावनाओं का प्रदेश है। झारखंड में खनिज संपदा है, वन संपदा है, और सबसे बड़ा मानव संसाधन संपदा है। अब तीनों का उपयोग करके विकसित झारखंड कैसे बनाया जाए, यहाँ के नौजवानों के हाथ में रोजगार कैसे मिले, पलायन रुके, हमारी बेटियां, माँ और बहनें दूसरे प्रदेश में जाकर के किसी घर में जाकर के दाई या मेड सर्वेंट बनने का काम ना करें। ये चुनौतियां हैं हमारे लिए। जिस प्रकार से झारखंड के साथ हाल के दिनों में, जब से हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार आई है, तब से बेहाल झारखंड, बर्बाद झारखंड, कमजोर झारखंड बनकर के उभरा है। और देश के सामने आज झारखंड के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो कमजोर आर्थिक अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश, अराजकता वाला प्रदेश, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अन्याय करने वाला प्रदेश, और साथ साथ सबसे बेरोजगारी का दंश झेलता हुआ प्रदेश आज दिख रहा है। और इसका अगर कोई मुख्य कारण है तो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस का जन्म ही देश के अंदर आजादी के बाद अगर बात की जाए तो झारखंड बिहार से अलग ना हो, इसके लिए हमेशा षड्यंत्र रचने का काम किया। बिहार झारखंड के आंदोलन को अगर किसी ने चेक करने का काम किया, आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का काम किया, कई लोगों पर हत्या करवाने का काम किया, कई लोग हमारे लोग बलिदानी देने का काम किया। आज झारखंड मुक्ति उसी कांग्रेस के जाल में फंस करके प्रदेश को बर्बाद करने का काम कर रहा है। इसलिए यहाँ भी तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के इशारे पर हो रही है। यहाँ भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का तेजी से बढ़ता हुआ उभार आ रहा है। राष्ट्र विरोधी शक्तियां यहाँ पर सक्रिय है, तो इसके लिए कांग्रेस दोषी है, क्योंकि कांग्रेस के मंसूबे खराब हैं, उनके डीएनए में विकास विरोधी है। इसलिए आज अपने जाल में फंसा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर के इस प्रदेश को बर्बाद कर रही है। इसलिए आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी ये झेलना पड़ेगा, उनको भी जनता का जनाक्रोश झेलना पड़ेगा। ये पहले से आप वो हिंट्स दे रहे हैं क्या जेएमएम को, या कोई सॉफ्ट कॉर्नर है? क्योंकि फिलहाल जो झारखंड में राजनीतिक हालात हैं, चर्चा इस बात की भी है कि कहीं झारखंड कांग्रेस से अलग ना हो जाए, तो आप पहले से ही बता रहे हैं कि सतर्क हो जाइए कांग्रेस से। देखिए, कांग्रेस के हाथ में जिसका साथ बढ़ाया है वो बर्बाद हो गया। देखिए, मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूँ। महिला आरक्षण का विरोध कांग्रेस के इशारे पर, कांग्रेस के झांसे में जिन दलों ने किया, उनका क्या स्थिति हुई, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। बंगाल में टीएमसी महिला आरक्षण का विरोध कांग्रेस के इशारे पर किया, वहां पर टीएमसी साफ हो गई। तमिलनाडु में जिस प्रकार से वहां पर डीएमके ने कांग्रेस के झांसे में आकर के महिला आरक्षण का विरोध किया था, वहां पर हाफ नहीं साफ हो गई वहां पर डीएमके। कांग्रेस असम में, हम असम में एक एक जगह पर घुमा है हमने वहाँ ट्राइबल जो ट्री ट्राइब्स के बीच में मैंने देखा है कि महिलाओं का जन आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ कितना था। तो कांग्रेस का हाथ पूरी तरह से राजनीतिक दृष्टिकोण से साफ हो जाता है। इसलिए कांग्रेस के झांसे में जो आया, छोटे दल जो आए वो लुप्त होते चला गया। यानी आज दीपक प्रकाश जी पहले से ही वो इशारा कर रहे हैं जेएमएम को कि वक्त रहते संभल जाइए, नहीं तो आपके साथ भी वही हश्र होगा जो बाकियों के साथ हुआ है। देखिए, कई आरोप चूंकि सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं, केंद्र पर सहयोग ना देने की बात कही जाती है, लेकिन अगर मैं आज आपसे जानना चाहूं, केंद्र सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसका सीधा सीधा लाभ झारखंड को मिल रहा है? देखिए, आपने जो
कहा है कि केंद्र राज्य को कम सहयोग कर रहा है। ये आर्थिक आरोप लग रहे हैं सरकार आरोप जी। लग रहा है। सच ये है कि पिछली सरकार हमारी थी, रघुवर दास की सरकार थी। रघुवर दास की सरकार में जितने केंद्र के पैसे राज्य के विकास के लिए आए थे, गरीबों के लिए आए थे, मध्यम वर्ग के लिए आए थे, उनसे 1.5 गुना ज्यादा आज पैसे भारत सरकार इस राज्य को दे रही है। अब सवाल है कि यहाँ पर वित्तीय अराजकता है, फाइनेंशियल एनार्किज्म है और राज्य के आर्थिक स्रोत बंद हैं, क्योंकि ये रूट खंड बनाने का काम किया। आज यहाँ के राजस्व में पूरी तरह से राज्य को खोखला करके रख दिया है। इसलिए आप देखते होंगे भारत की सरकार के पैसे को मैया योजना में देने का कोई कारण नहीं, वो पैसे को डाइवर्ट करके मैया योजना में खर्चा कर रहे। यहाँ पर जो 5 किलो अनाज प्रधानमंत्री जी भेजते हैं, वो भी 5 किलो अनाज चावल जिसको कहते हैं, वो गरीबों के हाथ में नहीं पहुंच रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजनाएं पूरी तरह से ठप सी पड़ी हुई है। आयुष्मान योजना भी पूरी तरह से यहाँ पर लड़खड़ाई और बैसाखी पर चल रही है। भारत सरकार के जो जल जीवन मिशन के पैसे हैं, उसको सबसे ज़्यादा पारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा और कमज़ोर राज्य अगर कोई साबित हुआ है तो झारखंड साबित हुआ है। और सबसे ज़्यादा लूटपाट की घटना अगर किसी एक विभाग में हुई है तो पीएचईडी डिपार्टमेंट जो जल जीवन मिशन में हुई है। नगर विकास के पैसे लूटे जा रहे हैं, ग्रामीण विकास के पैसे लूटे जा रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब इस राज्य में आम जीवन के पैसे, जो गरीबों के पैसे हैं, उनको पैसे भी लूटे जा रहे हैं। महिलाओं के पैसे लूटे जा रहे हैं, किसानों के पैसे लूटे जा रहे हैं। इसलिए पूरा प्रदेश आर्थिक अर्थव्यवस्था से चरमराई हुई है। राज करा रहा है लेकिन राजा बंसी बजा रहा है। झारखंड के आदिवासियों और युवाओं को लेकर अगर मैं बात करूं तो आपकी पार्टी का विजन क्या है? देखिए, ट्राइबल इस राज्य में एक बहुत बड़ा मानव संसाधन है। इसका उपयोग हमको बेहतर ढंग से इस राज्य के विकास की गति को तेज करने में उसका योगदान हम कैसे लें, ये राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ नारों और वादों और भ्रम की स्थिति पैदा करके आदिवासी युवकों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। सच है कि हर आदिवासियों के हाथ, नौजवानों के हाथ में रोजगार होने चाहिए और उनके जमीन, जंगल और जानवर की रक्षा करने का संकल्प राज्य को होना चाहिए। आज देखिए, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मुड़बा एक स्थल है, पवित्र स्थल है। वहां पर उरांव समाज की सांस्कृतिक धरोहर है। इस राज्य की सरकार को वहां पर विकास करने के कोई प्राथमिकता नहीं, कहीं प्राथमिकता नहीं है कि ट्राइबल कल्चर हेरिटेज का, जहां हमारा सितियाम्बे में जो मुंडा का राजा रहते थे, वहां पर विकास क्या होगा। हम कहीं नहीं देख रहे हैं संथाली समाज की सांस्कृतिक स्थल का विकास का। राज्य की सरकार के पास क्या सोच है। देश में राष्ट्रपति किसी ने बनाने का काम किया तो भाजपा की सरकार ने किया, द्रौपदी मुर्मू को बनाने का काम किया। और ये अलग विभाग, आदिवासियों के हित के लिए अलग मंत्रालय बनाने का काम किया तो अटल जी ने किया, उसके बाद मोदी जी की सरकार ने किया। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने का अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसी प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को आदिवासी की अस्मिता के साथ जोड़ते हुए जनजाति गौरव दिवस बनाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इसलिए आदिवासी और आदिवासियत के हित अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सकती है, केंद्र की सरकार हमारी कर सकती है, नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। राज्य में कानून व्यवस्था पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, आप इस पर क्या कहिएगा? देखिए, हम लंबे समय से रांची में रहते हैं, रांची ही हमारा कर्म क्षेत्र है, रहने वाले भी हम तो हैं झारखंडी। सच है कि हमने लालू यादव के शासनकाल को भी देखा है, जब बिहार एक था। सूर्यास्त के बाद लोग सड़कों पे नहीं निकलते थे, वही परिस्थितियां फिर से पैदा की जा रही है। आज घर से बच्चे निकल रहे हैं तो पेरेंट्स परेशान हैं कि बच्चा लौट के चले आए, क्योंकि बच्चा चोर गिरोह पूरी तरह से इस प्रदेश में सक्रिय है। राज्य की सरकार उसको पकड़ नहीं पा रही है, उस सक्रिय को रोक नहीं पा रही। जिस प्रकार से महिलाएं अगर मॉर्निंग वॉक करने निकलती हैं तो कोई सोने का चेन पहन करके नहीं निकलती।
2024 की अगर मैं बात करूं, जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को दोहराया गया, क्या लग रहा है कहाँ कमी रह गई, जनता तक आपका वो मैसेज क्यों नहीं पहुंच सका? देखिए, हम चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं हारे हैं। हम अपने मैसेज को, हम अपने मुद्दे को, इस सरकार के नाकामियों को हम जमीनी स्तर पर पहुंचाने में असफल रहे, ये मैं मानता हूँ। ये सच है। झारखंड की उर्वरा भूमि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लिए रही है। आगे भी हमारे मतदाता हमारे साथ खड़े नजर आएंगे, क्योंकि भ्रम की स्थिति पैदा करके एक बार कुर्सियाँ ले सकते हैं, बार बार नहीं ले सकते। काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। कोई खिचड़ी पकड़ी है क्या अभी झारखंड में? देखिए, खिचड़ी पकेगी तो सामने आ जाएगी। और ये खिचड़ी बनने के लिए मीडिया में चीजें आ रही हैं, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं। ठीक है। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध की अगर मैं बात करूं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान कि आप सोना अभी कम खरीदें, या उन्होंने देश विदेश की यात्रा पर फिलहाल लोगों को थोड़ा सा उस पर रोक लगाने की बात कही है, ये बयान किस लिहाज से देखें? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉलिटिशियन नहीं है, राजनीतिज्ञ नहीं है, वह तो स्टेट्समैन है। और स्टेट्समैन आगे के बारे में विचार करता है। जिस प्रकार से अमेरिका और ईरान के युद्ध के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई, ठहर सी गई है, और हम तो कहेंगे गिरावट की ओर चली आई है। लेकिन भारत अपने आप को संभाल करके चलने का काम कर रही है। लेकिन आने वाले समय में हम सब लोगों के लिए एक संकट आने का संकेत प्रधानमंत्री ने दिया, और उसके लिए उन्होंने आग्रह अपील करने का काम किया। और क्या क्या है कि देश की सेहत को ठीक रखने के लिए जो खाने में उपयोग करते हैं तेल, उसका कम करो, देश का भी सेहत ठीक रखो और अपना भी सेहत ठीक रखो। उन्होंने कहा कि सोना एक डेड प्रॉपर्टी माना जाता है, वो इकोनॉमी का डेड इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है। सोना सबसे ज़्यादा दुनिया में, पूरे दुनिया में भारत दूसरा देश है जो सबसे ज़्यादा सोना खरीदता है। दुर्भाग्य है कि सोने का उपयोग हम डेड इकोनॉमी में करते हैं, ला करके घर में रख लेते हैं, और उसके बदले में मुद्रा, सबसे विदेशी मुद्रा हम लेते हैं, जिसके कारण विदेशी मुद्रा हम देने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ने का एक सबसे बड़ा डर होता है। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि तेल का उपयोग वाहन में कम से कम करें, वाहन का उपयोग कम से कम किया जाए। आने वाले समय में 60 दिन के लिए तेल रिजर्व है। ये युद्ध लंबा होगा तो इस भारत का क्या होगा? दुनिया के अंदर सभी देशों ने तेल के दाम को बढ़ाया, अमेरिका हो, इटली हो, फ्रांस हो, जापान हो, जर्मनी हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हर देश में तेल की कीमत दुगनी हो गई। लेकिन भारत अपने आय के स्रोत के बचाव करके इन चीज़ों के दाम में रोक लगाए, के वृद्धि में रोक लगाने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री दूरदर्शी हैं। भारत को कोरोना के कालखंड में बचाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। 200 करोड़ वैक्सीन लगाकर लोगों की जान बचाने का काम किया, और हर घर में अनाज भेज करके गरीबों, कोई गरीब भूखे पेट सोए नहीं, भूखे कारण उनकी मृत्यु नहीं। तो इसको अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए भारत के बारे में, भारत के भविष्य के बारे में, भारत के 140 करोड़ जनता के बारे में अगर कोई विचार करता है तो उस पुरुषार्थ करने वाला कोई व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी जी। आने वाले 2029 के चुनाव की मैं बात करूं तो क्या नेतृत्व और चेहरा बदल सकता है? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे भी हम चुनाव जीतेंगे, और अगले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को ही देखेंगे। हमारे पास सफल राजनीतिक, दुनिया का सफल, जिसको कह रहते हैं राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, और हम कह सकते हैं कि चाणक्य के रूप में हमारे पास अमित शाह जैसा योद्धा है, हमारे सेनापति हैं। तो फिर हम लोग आगे भी चुनाव जीतेंगे। और नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तीनों के जोड़ी, तीनों लोग मिलकर के इस भाजपा को और आगे बढ़ाने का काम करें। चलिए, चलते चलते क्या संदेश देना चाहिएगा? झारखंड समर्थ झारखंड बने, समृद्धशाली बने, आत्मनिर्भर झारखंड बने, और हर झारखंडियों के मन में एक भाव आए कि गर्व से कहो हम झारखंडी हैं। ये भाव पैदा करने का संकल्प हम सबको लेना चाहिए। हर झारखंडी को विचार करना चाहिए, नेशन फर्स्ट और झारखंड सेकंड, ये भाव को लेकर के आगे काम करना चाहिए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया दीपक प्रकाश जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए।
धन्यवाद आप सभी को। प्रकाश, जिन्होंने आज खुलकर बेबाकी से अपनी बातों को रखा है और ये बताया है कि जो कमी 2024 में रही उसे 2029 में पूरा किया जाएगा और झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, इस सोच के साथ और इस कर्म के साथ वे आगे झारखंड की जनता के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।